एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो Call is now being recorded. This call is now taking notes. ठीक है। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है ना मंडे से योर टाइम विल बी चेंज्ड फ्रॉम 7 to 10:15, ये मालूम है आपको? ठीक है। सो प्लीज जिनका लाइक थोड़ा सा डेटा का इशू है वो प्लीज आप एक बार हमें ग्रुप में बता दीजिएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है पहले ही आप प्लीज हमें बता दीजिएगा टैग करके, जो भी आपके मेंटर हैं, या नहीं तो किसी को भी टैग कर देना, बट अपने पर्सनल ग्रुप में डालना। अगर किसी भी तरीके की आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपका थोड़ा क्लास मिस हो जाएगा या फिर एनी अदर इशू रिलेटेड टू क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन, तो एक बार आप प्लीज जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि क्लासेस को पूरा अटेंड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्लासेस में नहीं, अटेंड है ना तो इट्स कंपल्सरी, बट सिर्फ अटेंड करना जरूरी नहीं है। आप अटेंड करके आप कितना वो चीज टॉपिक समझ के जाते हो उस क्लास से, वो भी उतना ही मैटर करता है आपके लिए भी और टीचर्स के लिए भी। क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग का इनिशियली मिस हुआ तो प्रॉब्लम, अगर आपका बाद वाला मिस हुआ तो प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो चीज ना हो तो थोड़ा सा उस हिसाब से आप लोग अपना इंटरनेट डेटा रखिए अपने पास, राइट? और क्लास का जो टाइमिंग होता है उससे 5 मिनट पहले आने का कोशिश कीजिए। बंद कर दो। राइट, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए, आई थिंक स्टूडेंट्स जो है मेरे ख्याल से आ गए हैं। 4 स्टूडेंट अभी भी नहीं आए। प्रवीण आ गया है क्या आज? ठीक है, निखिल आ गया, ठीक है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज हम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा। गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड वी हैव स्पेंट 7 लेक्चर्स ऑन द गैल्वेनिक सेल, राइट? अब ये कंडक्टेंस वाला टॉपिक है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये 2-3 लेक्चर का है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला होगा वो भी 2-1 लेक्चर का, फिर एक आपका रह जाएगा फ्यूल सेल कोरोजन, और वो रह जाएगा जो कि नॉर्मल उसमें थ्योरी है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खास उसमें, बट यस कभी कभी क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं तो वो रहेगा अपना, राइट? ठीक, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे को, मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो आप क्लास में आते हो एंड आपको पता ही नहीं कि मैंने कल क्या कराया है, तो अगर वो मेरा बच्चा है, आई मीन मैं उसकी मेंटर हूँ, मैं उसको रिमूव कर दूंगी ग्रुप से, राइट? अगर किसी को यही नहीं पता होगा 2 वार्निंग दूंगी बस कि कल क्या कराया था, राइट? अगर वो किसी और टीचर का मेंटर है, सॉरी कोई और टीचर उस स्टूडेंट के मेंटर है, तो फिर मैं उनको भी लाइक ये सेम चीज बोलूंगी। तो आप क्लास में आते हो तो यू शुड नो कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ रिवाइज करके आया करो, थोड़ा 15-20 मिनट दे निकाल लिया करो कम से कम। चलो अगर किसी भी वजह से रिवीजन नहीं किया, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कल क्लास में क्या करवाया, एटलीस्ट टॉपिक का हेडिंग तो मालूम होना चाहिए कि क्या कराया है कल क्लास में। अगर आपको वो भी मालूम नहीं, इसका मतलब तो आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हो क्लास में, ठीक है? और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग टाइम पास करो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए, राइट? और तुम जेई को हलवा मत समझो, नहीं तो तुम्हें भारी पड़ेगा, ठीक है? चलो अब अगर तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ तुम्हें सही लगेगा, अगर नहीं करोगे तो सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। चलिए आइए, ठीक है। सो टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले एक बार छोटू सा रिवीजन दे देती हूँ आपको जो कल वाली क्लास में करा था, बिकॉज यस कल वाला टॉपिक थोड़ा सा काफी समझने वाला टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक था। नितिका जल्दी जल्दी आओ, दौड़ के वापस आओ, ठीक है? राइट,
तो उसको समझना जरूरी। अगर आपको फील हो रहा है कि वो टॉपिक डिफिकल्ट आपको लग रहा है, जो कि नॉर्मल है, हर अगर बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, रिकॉर्डिंग जाके आप देख सकते हो, ठीक है नितिका, कर लो एक बार बात फिर आ जाना। तो आपको रिकॉर्डिंग देख लेनी है, आप स्पीड बेशक 1.5x करके सुन सकते हो या नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन टॉपिक शुड बी क्लियर, राइट। तो एक ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया है, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका डाल दिया है, किसी का नहीं हुआ तो प्लीज यहाँ से आप रेफर कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि क्या था, इसके कारण अपना रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा टॉपिक का। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में ये था कि एक सिल्वर वायर डिप की गई हुई है HCl सॉल्यूशन में, ठीक है, एक हाँ, सिल्वर वायर डिप की हुई है कौन से वाले सॉल्यूशन में बेटा? HCl सॉल्यूशन में, विद AgCl डेवलप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या आपको ये समझ में आ गया ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन दिया उन्होंने? मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, मेटल सिल्वर है यहाँ पे, इनसोल्युबल सोल्ट क्या है? AgCl है, और अनायन का सॉल्यूशन क्या है? KCl है, जिसमें Cl नेगेटिव है। ये सुन लो, तो ये कहाँ से है? मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट से सवाल है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.25। अब मुझे ये बताओ, जो इसका पोटेंशियल है वो किसके पोटेंशियल के बराबर होगा? मेटल मेटल आयन के, यानी कि इसके, अब ऑक्सीडेशन है ना ये, यस और नो, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.25। सारे बच्चे एक बार ये कंफर्म कर दो मेरे को, सारे बच्चे। दिव्यांश तुम्हें डाउट था थोड़ा, आरुषि, कमल, ठीक है, जनेश, यशराज, प्रांशुल, हेमंत, राइट, नितिन, भवानी, ठीक है, कार्तिक। तो ये चीजें और थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो यानी कि इसका दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि इसका होगा, क्योंकि वो उसके बराबर था, ठीक है। बस क्वेश्चन सोल्व हो चुका है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, तुम्हें ई नोट दिया हुआ है, तो बेसिकली तुम्हें निकालना क्या? KSP निकालना है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, या तुम बोलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर -0.059, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा log Ag+। ये कैसे आया? जो तुम इक्वेशन लिखते हो ये वाली, ऐसे लिखते हो ना, ऑक्सीडेशन की लिखोगे ना, तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल -0.0591/1 log Ag+, है ना, बिकॉज Ag तो सॉलिड है, उसकी आप नहीं कंसंट्रेशन में चेंज आता तो उसको नहीं मेंशन करते हो आप, ठीक है। और Ag+ किसके बराबर होगा? KSP/Cl नेगेटिव, ये मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि AgCl का KSP आप कैसे लिखोगे? सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? आपको Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है कितने की? 0.1 मोलर। अब ये मत बोलना मैम ये तो यहाँ पे HCl है ना, अब ये मत बोलना मैम ये तो HCl की है, तो बेटा HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो H+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा ना, तो 0.1 मोल आपका H+ होगा, 0.1 मोल आपका क्या होगा? Cl नेगेटिव होगा, राइट। अगर किसी को डाउट आया था तो ये, तो बस आगे मैंने सॉल्व किया हुआ, इसको सॉल्व करने का तरीका जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ मैंने थोड़ा, हालांकि इसमें एंटी लॉग निकलता, बट मैंने विदाउट एंटी लॉग इसको सोल्व करने की कोशिश की है, तो देख लेना आप इसको कैसे सोल्व इसमें किया है, ठीक है। मैंने क्या किया, log 10 into KSP मेरा आ रहा था -9.3, मैंने इसको लिख लिया -9 -0.3, कैन आई राइट दिस, ठीक है। फिर -9 को मैंने लिख लिया log 10 raised to the power -9, आई कैन ऑल्सो राइट दिस, और 0.3 किसकी वैल्यू होती है? log 2 की, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। log m - log n का फॉर्मूला लगाया, log से log कैंसिल यहाँ पे कर दिया मैंने दोनों साइड, तो आपका KSP आ गया अराउंड 5 × 10⁻⁻11। ये मैंने सॉल्व किया है, आपको खुद से अपने हाथ से करना है। क्लियर है जी? बोलो। यस तो मैम। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आज हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले, आइए। एक तो हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, क्योंकि देखो हमारा जो लेना देना है ना इस वाले टॉपिक में, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, मेटेलिक कंडक्टेंस की भी बात करेंगे, बट थोड़ी सी बात करेंगे। वो चीज आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ते हो, बट
उसको मैं इसलिए पढ़ाऊंगी ताकि आप कंपैरिजन कर सको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस में। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इसमें हम रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी देखेंगे। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, फॉर्मूलेज थोड़े ज्यादा हैं इसमें, और यस नो डाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये सब टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है जी। उससे पहले तुम लोगों को एक मैं छोटू सा 1 नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपका ये 4 नंबर का टेस्ट है। अब मैं ट्राई करूंगी ऐसे डेली लाऊं हर क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, फटाफट इसको करिए। और आज अच्छी बात ये है कि सारे के सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। 8:30 बजे वाली क्लास में तब पता नहीं तुम लोगों को क्या हो जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एंड मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो हंसना नहीं है, क्वेश्चन को करो फटाक से। यशराज ने आंसर निकाल लिया, लेकिन यशराज यू नीड टू रेज योर हैंड, ठीक है। आंसर नहीं बताना अपने को, यहाँ पे हैंड रेज कर लीजिए। शाबाश, वेरी गुड। करो। वेरी गुड यशराज, प्रियांशु। करो करो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। 2 ही चीज हो सकते हैं, गलत या सही, तो उससे नहीं डरना है आपको। वेरी गुड, 7 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया अपना, शाबाश। क्या मैं 20 स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्या हैंड रेज करेंगे? क्या आ रहा है निखिल आंसर? मैम बी आ रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करानी पड़ेगी क्योंकि हमें ईएमएफ पढ़ाने के लिए। किसी कॉन्सेंट्रेशन? मैम टोटल जो लॉग के अंदर क्यू आएगा अपॉन में वो कम हाँ करानी पड़ेगी, उसके लिए सीयू के आयंस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि आप नीच कह रहे हो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सभी का बी आ रहा है क्या, जितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है? Yes, चलो ma'am. चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, राइट। ये टीएल बेटा थैलियम होता है, जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे आएगा ये, राइट। चलो आओ। सो एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, ये तो सबको क्लियर हो गया ना। एनोड पे उससे याद रख सकते हो एलोन वाली ट्रिक से, है ना। एनोड लेफ्ट हैंड साइड होगा, ऑक्सीडेशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, थैलियम का। किसमें चेंज हो रहा है, +1 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, कॉपर 2+ गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, राइट। तो क्या बन जाएगी अपनी फाइनल इक्वेशन, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। 2 थैलियम प्लस कॉपर 2+ gives थैलियम 2 थैलियम +1 प्लस कॉपर, यस और नो, ठीक है। सो हमें क्या करना है, आगे आइए। आपको पूछा है ई सेल, अच्छा ईएमएफ ऑफ अ सेल आपको दिया हुआ है 0.83। आपसे पूछा है इट कुड बी इंक्रीज्ड बाय, राइट। तो चलते हैं। सो ई सेल क्या होगा बेटा, ई नोट सेल -0.0591 बाय 2 log थैलियम +1 की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर बाय कॉपर +2, ठीक है। एक्वा साइन की कंसेंट्रेशन अपने को लेनी है, ठीक है जी, बोलो। तो इन्होंने क्या किया हुई है, थैलियम +1 और कॉपर 2+1 की कंसेंट्रेशन इन्होंने दी हुई है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ई सेल आ रहा है वो 0.83 आ रहा है। अगर आपको ई सेल बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। क्यों,
क्योंकि अगर तुम डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, ऐसी करते हो तुम, राइट। डिनोमिनेटर में कोई टर्म है उसको आप बढ़ाओगे तो ओवरऑल छोटी हो जाएगी। छोटी होने का मतलब क्या, माइनस में वो चीज छोटी हो जाएगी। माइनस में कोई चीज छोटी हो रही है तो मतलब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, यस और नो। तो ई सेल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, राइट। और थैलियम की कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको घटानी पड़ेगी, ठीक है। कॉपर वाली बढ़ानी पड़ेगी और थैलियम की घटानी पड़ेगी। यहाँ दोनों डिक्रीज है, यहाँ दोनों इंक्रीज है, तो ये बी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो जाएगा। करणबीर या जितने भी यहाँ पे बैठे हो, क्या सभी का यही आंसर आया था बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी आप लोगों को लिखे हुए हैं, बट एक बार तुम समझ लो, नोट्स के लिए तो तुम लोगों को मैं आपको दे ही देती हूँ कि क्या लिखना है। देखो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक, देखो मेटेलिक से मतलब है आपकी मेटल वायर, ठीक है, जो हमारे घर में जैसे कॉपर की वायर्स होती हैं, राइट। और इलेक्ट्रोलिटिक मतलब हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो NaCl है, एक्वस NaCl, यस और नो। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, यस और नो। कितनी इजिली जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी सही, राइट। सो अब देखो तुमने सुना होगा चार्ज कैरियर की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, सुना है तुम लोगों ने फिजिक्स में, ठीक है। Yes, ma'am. सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करूं बेटा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो कंडक्ट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो आपकी कॉपर वायर होती है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं आगे पूरा प्रॉपर लिखा हुआ दूंगी, ड्यू टू आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक के केस में आयंस करंट कैरी करते हैं, मेटेलिक वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से कंडक्ट होता है। पहली मेन डिफरेंस तो यही है, राइट। कॉपर की वायर होगा, सिल्वर की वायर होगा, आयरन की वायर होगी, यस। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर मैं बोलूं कि इसमें मेटल का मास का डिकम्पोजिशन होता है या नहीं होता, तो अगर मैं तुमसे मेटेलिक कंडक्टेंस में बात करूं, जैसे हमारे घर मान लो जैसे जो कॉपर वायर है वहां इलेक्ट्रॉन का उसमें फ्लो हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यस और नो। मान लो तुमने स्विच ऑन किया, करंट दौड़ा, स्विच बंद कर दिया, तो क्या कॉपर की वायर क्या है, आधी वादी टूट जाएगी, उसका मास कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, क्योंकि इसमें क्या होता है, वही एक बीकर होगा, दो इलेक्ट्रोड डालोगे, उसको कनेक्ट करोगे बैटरी से, तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस का जो मूवमेंट होता है ना, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होती है, यस और नो। क्योंकि एक आयन दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएगा, दूसरा दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस तो मैम आपने हमें नहीं पढ़ाया, यस, वो इसके बाद टॉपिक आएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो पॉसिबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, और मेन डिफरेंस क्या आता है, टेम्परेचर का। अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो तुमने अगर सुना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो मेटेलिक कंडक्टेंस हो वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, देखो हम बात कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है। सो आपको पता है मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यस और नो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना,
तो जो एटम के बेसिकली वो होते हैं कर्नल्स होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब हर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही, राइट, और इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ये कर्नल्स बोलते हैं इनको, कि बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, ऐसे 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 हिलते हैं। तो जो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव कर रहे होंगे, उनको क्या होगा, उनको ऐसा फील होगा कि कोई हमें जाने से रोक रहा है। यस और नो? टेम्परेचर बढ़ाने से जो कर्नल्स है वो वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन पे। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उनको हिंडरनेस फील होगी, हिंड्रेंस फील होगी कि कहीं हम जा रहे हैं और हमें कोई रोक रहा है। यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यस और नो? अगर मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, इसमें उल्टा होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट आयंस की वजह से फ्लो है, तो आयंस को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उनकी स्पीड और ज्यादा होगी, मोबिलिटी और ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगी। कौन सी वाली, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यस और नो? Yes, ma'am. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस चैप्टर में डील किससे करना है, हमें डील करना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। बट यस, तुम्हारे बोर्ड्स में 2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। बट एनसीईआरटी में थोड़ा सा 4-5 लाइनें दे रखी हैं अबाउट मेटालिक कंडक्टेंस। मैं आपको 4-5 पॉइंट लिखवा देती हूँ, अगर तुम्हारे बोर्ड्स में आए तो तुम उसको यूं का यूं लिख के आ सकते हो। ठीक है जी, आइए। तो क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दी है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले है चार्ज कैरियर। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस की वजह से फ्लो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, राइट। मेटेलिक कंडक्टेंस में इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर की वायर। जबकि ये किसमें होते हैं, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, जैसे NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लो, मोल्टन स्टेट में ले लो, ठीक है, एसिड्स में ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, वीक एसिड ले रहे हो, ठीक है, उसमें भी हम कंडक्टेंस देखेंगे। फिर बात आ रही है आपकी केमिकल चेंज की। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, मेटल रिमेन्स एग्जैक्टली सेम बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। जबकि इसमें होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज मैटर एक्चुअली मूव्स टू द, यहाँ पे हट गया क्या, मूव्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप लिख लो, राइट। उसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मेटेलिक में कंडक्टेंस घटती है, क्यों, बिकॉज मेटल एटम्स वाइब्रेट एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने जितना हो सके इजी लैंग्वेज में आपके लिए डाल दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज आयन गेट मोर एनर्जी एंड मूव्स फास्टर। इजी टू अंडरस्टैंड है, यस और नो। रेजिस्टेंस की बात करूंगी तो कंडक्टेंस का मतलब होता है कितना इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, रुकावट। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस पर रुकावट आ जाना, उसमें मतलब कंडक्टेंस कम हो जाना। तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन। यही मैंने बताया था, वो वाइब्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनको क्या होगी, हिंड्रेंस फील होगी, एंड ड्यू टू यस कोलिजन रेजिस्टेंस आएगा उसमें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में क्या होगी, दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में होगा, देखो इधर, आयंस के बीच में होगा, एंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस होने का क्या कारण है ये यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, जो आपने सॉल्यूशन लिया है, लेट्स से आपने क्या लिया है, किसी का भी ले लो, NaCl का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, जो उसमें आयंस होंगे उनमें इंटरेक्शंस होंगी, यस और नो, ठीक है। अगर वो सही से मूव नहीं कर पाएंगे तो नो डाउट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मान लो आपने कोई लिक्विड ऐसा लिया, सॉल्वेंट ऐसा लिया जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, यस और नो, तो वो अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से हिंड्रेंस आएगी, आयंस का फ्लो नहीं होगा अच्छे से, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट होगा, यस और नो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. तो ये कुछ
पॉइंट्स हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए आप लोगों को काम आएंगे। तो ये तो 5 पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आप इसमें 3-4 भी लिख लेते हो तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेन मेन पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्या मैं आगे चलूं? ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैम जो कौन कौन से ऐसे, हाँ बोलो। मैम जो इसमें कंडक्टेंस लिखा हुआ है, इसमें से इसका मतलब वो दोनों वाली कंडक्टेंस हैं? कहाँ पे? फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। कहाँ? ये देखो ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करो, मेटालिक की हो गई जो बात होनी थी। उसके बाद उसके अलावा हम पूरे चैप्टर में उसको कहीं डिस्कस नहीं करेंगे। हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो बेसिकली आ रही है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। ये प्लीज ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे बोर्ड्स में। कैसे आता है तुम्हारे बोर्ड्स में? ये 2-3 नंबर का सवाल बन के आता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दी है उन्होंने, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, हमें एक्सप्लेनेशन भी जाननी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। देखो अपन ने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कि पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट होगा, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रोलाइट भी मेरे पास 2 तरीके के हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या आपको कलर दिख रहा है ये ऑरेंज या मैं येलो करूं? यस मैम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना? हाँ मैम, ये 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट आप लिख भी सकते हो साथ साथ। चलो मैम ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जांपल ले लो, HCl ले लो, है ना, NaOH ले लो, मैं NaCl ले लेती हूँ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ये पानी में जाके, अगर तुम सॉल्वेंट यहाँ पे पानी में ले रहे हो तो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। वैसे देखो पूरा कंप्लीटली तो नहीं होगा, बट हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। ये सुनो, अब क्योंकि पानी में डालते ही इसके आयंस हमें मिल रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट है, Na+ के आयंस, Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो आयंस की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे हमारे सॉल्यूशन में, कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग लाइट क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं कंप्लीटली और मोर कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एग्जांपल बताओ कोई मुझे, कोई भी एनीवन, कार्तिक, वीक इलेक्ट्रोलाइट का OH। जिससे पूछा वही जवाब दे। ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं एसिटिक एसिड। तो अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो तो आप लोगों ने सुना होगा ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। ठीक है, दिस इज अ वीक एसिड। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। लेट्स से कि ये मान लो इसके 10 मोल थे, एक मोल डिसोसिएट हो गया होगा, बाकी ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस क्या है हमारे, कम है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस क्या आएगी हमारी, कम आएगी। तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो कि कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। क्या यहाँ पे सबको ये बात क्लियर हुई? तो पहला फैक्टर जो कि कंडक्टेंस को प्रभावित करता है वो है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसका आयनाइजेशन ऑलमोस्ट 100% हो, सो द मूवमेंट ऑफ आयंस विल मोर एंड कंडक्टेंस विल, यस और नो। ठीक है, चलो मैम इलेक्ट्रोलाइट की तो आपने बात कर ली। दूसरी हम बात करते हैं कि साइज ऑफ आयंस। क्या साइज के आयन पे भी डिपेंड करती है कि हमारी कंडक्टेंस? आंसर इज यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया 2025 में। साइज ऑफ आयंस देखो,
एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, समझ रहे हो, ये है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है। तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं, ऑर्डर ऑफ साइज, साइज के ऑर्डर की बात करूं, तो तुम मेरे को फट से बता दोगे कि मैम लिथियम प्लस का सबसे छोटा साइज होगा और फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का सबसे बड़ा साइज होगा। ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कंडक्टेंस के ऑर्डर, कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखना हो, तो तुम क्या कहोगे? मैम जिसका साइज छोटू होगा वो तो फटाफट भागेगा, और जो बड़ा होगा उस बेचारे को मूव करने में डिफिकल्टी आएगी। ये सुन लो, जो छोटा बंदा है वो आराम से घूम के निकल जाएगा, और जो बड़ा है उसको क्या होगी? डिफिकल्टी आएगी। तो अगर मैं कंडक्टेंस के ऑर्डर की बात करूं, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ लिथियम की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, पोटेशियम, और सबसे लास्ट रुबिडियम की। ठीक है। लेकिन ये मैंने बात की है बेटा गैसियस फेज में, मतलब जब मेरे पास मैं एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर नहीं कर रही हूं उसकी। लेकिन अगर मान लो मैंने इनको सॉल्वेंट में डाल दिया है, पानी में डाल दिया, लेट्स से कि आपके पास LiCl है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, KCl और रुबिडियम का। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करूंगी, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ, NaCl। ठीक है, Na+Cl नेगेटिव, ऐसे ही बनाते हो ना आप NaCl को। Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही बनाते हो, Na+ और Cl नेगेटिव ही लिखते हो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ और Cl नेगेटिव। तो आपने क्या डाला? पानी, बेसिकली पानी है, एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया है। तो अब होगा क्या मेरा बेटा? तुमने सुना होगा पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब वो सॉल्वेंट उतने ही ताकत रखता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, उनको कम करता है। जैसे NaCl है, ठीक है, पढ़े हैं ये, इस रूप में पढ़े हैं Na+ और Cl नेगेटिव। पानी क्या करेगा? इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा? वीक करेगा। तो Na+ क्या करेगा? पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यस और नो? यस और नो? यस मैम। और जब पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। ऐसे ही लिथियम प्लस भी करेगा, ऐसे ही पोटेशियम प्लस भी करेगा, और ऐसे ही रुबिडियम प्लस भी करेगा इफ सॉल्यूशन इज एक्वस, मतलब जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। अब बात ये आती है मेरा बेटा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने चारों तरफ कौन घेरेगा इसमें से? तो एक बात बताओ, इसमें से सबसे छोटा किसका साइज है? लिथियम प्लस का है, प्लीज कंफर्म करिए। अब लिथियम छोटू सा है, Na उससे बड़ा है, पोटेशियम उससे बड़ा है, रुबिडियम उससे बड़ा है। तो छोटे से साइज, ध्यान से सुन लो, छोटे साइज का है और उसके चारों तरफ जो चार्ज डेंसिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है छोटे से साइज में। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो तरह के पिज्जे हैं, एक आपका छोटे साइज का पिज्जा है, एक आपका बड़े साइज का पिज्जा है। ये सुनो, आपके पास 2 ओरिगेनो के पैकेट है, वो देते हैं ना आपको वो डालने के लिए, जिसको आप सीजनिंग भी बोलते हो। तो आपने 2 पैकेट इसमें यूज किए और 2 पैकेट आपने इसमें यूज किए। ये सुनो, तो आपको क्या दिखेगा? ज्यादा भरा हुआ कौन दिख रहा है, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन दिख रहा है? तो जिसमें आपने छोटे वाले, क्योंकि बड़े वाले में तो क्या करेंगे, ऐसे फैले हुए नजर आएंगे। यस और नो? तो यही है, साइज छोटा होगा तो छोटे से साइज की तरफ चारों तरफ जो चार्ज होगा वो कंसंट्रेटेड होगा छोटे से एरिया में। बड़े साइज का एन है तो चार्ज फैला हुआ होगा। यस और नो? तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किसको घेरेंगे? लिथियम प्लस आयन को घेरेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर ज्यादा
वाटर के मॉलिक्यूल्स लिथियम आयन को घेरेंगे तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, जिसको मैं हाइड्रेटेड रेडियस के नाम से बोलूंगी, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस साइज की बात कर रही हूं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ने घेर लिया ना उसको, तो मैं हाइड्रेटेड वर्ड का यूज करूंगी। तो किसका सबसे ज्यादा होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, हाँ या ना। यस अब सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया, लिथियम का हो गया, मतलब लिथियम का साइज बड़ा हो गया। अब बताओ उसको मूव करने में आसानी होगी या डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी होगी। तो जब मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करती हूँ ना, तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या आता है, उल्टा हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, इसकी K प्लस की उससे कम, Na प्लस की, लिथियम प्लस की सबसे कम। यस और नो, एक्वा सॉल्यूशन में ये हो जाएगा। इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, वैसे याद रखना होता है। जो जितना छोटू होगा वो उतना पानी का मॉलिक्यूल लेगा अपने पास। क्या बोला, जो जितना छोटू होगा वो उतना पानी पिएगा, मोटू होगा उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। यस और नो, जो छोटा होगा, लिख लो इस बात को, काम में आएगी तुम्हारी, जो छोटा होगा वो पानी ज्यादा पिएगा। यस और नो, मोटू हो जाएगा एंड स्लोली मूव करेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। सिंपल बात है। तो ध्यान रखना, आपको अगर कंडक्टेंस पूछी गई है एक्वस सॉल्यूशन में, तो आप देख लेना आपको कौन कौन से आयंस दिए हैं। तो जिसका साइज छोटू होगा वो पानी ज्यादा लेगा, मोटू हो जाएगा और स्लोली मूव करेगा, तो उस केस में कंडक्टेंस कम होगी। आई होप इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो मैं कंपैरिजन कराऊं, यहाँ पे मैं एक और आयन लिख देती हूँ, H प्लस भी ले लेती हूँ साथ में, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे अब पूछूं कि एक्वस सॉल्यूशन में किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो तुम हो सकता है मुझे बोलो मैम H प्लस आयंस की ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटू है, तो ये तो मैम बहुत सारा पानी पी लेगा, मोटू हो जाएगा, है ना। तो तुम बोलोगे इसकी कंडक्टेंस सबसे कम होगी, यही बोलोगे ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, H प्लस की कंडक्टेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड रेडियस वाला कॉन्सेप्ट है वो H प्लस में आप नहीं लगाते हो। दिस वी कैन एक्सप्लेन ऑन द ग्रोथस मैकेनिज्म विच इज नॉट इन योर सिलेबस, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना, H प्लस बहुत ज्यादा छोटा होता है नो डाउट, लेकिन उसमें आप हाइड्रेटेड रेडियस कंसिडर नहीं करोगे। सबसे ज्यादा जो कंडक्टेंस होगी वो इसी की होगी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, और इसका मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दूंगी आगे चल के, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो यस, तो साइज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है, आपके आयन, आपने कौन सा आयन लिया है उस पे भी आपकी कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। आयन का साइज कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं बोलूं जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसका कंडक्टेंस कम आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो वो, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो मैंने अभी तुम्हें समझाया भी कि जैसे मान लो तुम वाटर ले रहे हो, ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे ख्याल से 80 के आसपास होता है। तो बेटा सॉल्वेंट आपको ऐसा लेना है कि उसमें इतनी ताकत हो कि जो आयंस के बीच में, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन,
उसको क्या कर सके, कम कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा आयंस फ्रीली मूव करेंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में NaCl है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव अभी पास पास है ना, बहुत सारे Na प्लस और Cl नेगेटिव पड़े हैं, यस और नो। लेकिन जैसे ही तुम पानी डालोगे उसमें तो क्या होगा, बेसिकली पानी क्या करेगा, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो क्या करेगा, ये इसको घेर लेगा, Cl नेगेटिव अलग पानी के मॉलिक्यूल को घेर लेगा, तो अब वो मूव करेंगे और कंडक्टेंस क्या होगी, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसकी कंडक्टेंस देखोगे। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आयंस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करे, ओवरकम करे, वीक करे, सो दैट आयंस विल मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्वेंट लेना है। वैसे मोस्टली तो आप देखोगे कि हम वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे होंगे। टेम्परेचर की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो स्पीडली मूव करेंगे तो क्या होगी, हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, यस और नो। Yes, ma'am. अगर मैं Yes, विस्कोसिटी की बात करूंगी तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी सॉल्यूशन की तो क्या होगा, आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम। डिक्रीज। ठीक है, हमें मतलब ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हो कंडक्टेंस ज्यादा आए, इंक्रीज हो, तो हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर अगर ज्यादा करते हो तो वो फेवर करता है ना। और अगर आप सॉल्वेंट ऐसा लेते हो जो कि आयंस को फ्रीली मूव करवाने में हेल्प करता है, लेस विस्कस सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उसमें क्या होगा, आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं। ऑल राइट, ओके, आगे चले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये फैक्टर आप ध्यान रखोगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ आयंस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सॉल्वेशन का इफेक्ट बताया, ठीक है, हाइड्रेशन का इफेक्ट बताया, बेसिकली मैंने क्या होता है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, ठीक है, तो ये चीज है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, यस और नो, मेटेलिक कंडक्टेंस की हम अब बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया, इट इज रुकावट, आई कैन से रुकावट कि करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें रुकावट आ जाना, यस और नो, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था, विस्कोसिटी ज्यादा हुई सॉल्यूशन की तो रेजिस्टेंस आएगा, है ना। अगर आपका जो सॉल्वेंट ऐसा है बेचारे, जो आपका जो आपने इलेक्ट्रोलाइट के वो बेचारे फ्रीली मूव ही नहीं कर पा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा लेंथ पे भी और एरिया पे भी। हमारा लेंथ क्या है, एरिया क्या है। तो अब यहाँ पे लेंथ और एरिया क्या है, यहाँ पे मैं मेटल की वायर की लेंथ एरिया बात नहीं करूंगी, यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, बात करेंगे लेंथ क्या है और एरिया क्या है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है जी, देखो ध्यान से देखो, राइट और नोट। तो इसमें क्या है, मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाली हुई हैं, इनको पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है,
ठीक है, और इसको मैंने जैसे कनेक्ट कर दिया है। यस और नो? तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। ठीक है, वैसे कंडक्टेंस आपकी जो आप मेजर करते हो कंडक्टेंस, उसके लिए एक सेल होता है, कंडक्टिविटी सेल होता है। ठीक है, तो उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड डली होती है और उसको जो है बेसिकली कनेक्ट किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बात की, जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। यस और नो? अब यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ इज व्हाट? सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ये है एल। ध्यान से देखो सारे बच्चे, दिख रहा है आपको? तो एल क्या है यहाँ पे आपको लिखना है? सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया है इलेक्ट्रोड का। ठीक है, जो पानी में डूबा हुआ है। ध्यान से रखना, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दी है। ठीक है, आपको वो वाला एरिया लेना है जो पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस की मूवमेंट होगी। यस और नो? तो आपको वो वाला कॉमन एरिया लेना है जो पानी में डूबा हुआ है। यस और नो? देखो, ये है एक प्लेट, ये है आपस में पैरेलल है, तो ये इनका ओवरलैपिंग, मतलब ये कॉमन एरिया बेसिकली इनका है। ठीक है, अगर मान लो एक तुमने इलेक्ट्रोड ऊपर ले ली, एक कम ले ली, तो क्या होगा? एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। यस और नो? तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट। ठीक है, वैसे ही पूछेंगे नहीं तुमसे, बट ठीक है, हमें अगर पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं, सही पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा? रो आएगा। ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट इट्स ओके, नहीं भी पढ़ा तो ठीक है। अब ये रो क्या है? आर क्या है? आर आपका रेजिस्टेंस है। आर आपका रेजिस्टेंस है, जिसको आप, जिसकी यूनिट आप ओम लिखते हो। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, जिसको आप रो बोलते हो। एल आपका क्या है? बता दिया मैंने, सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट। यस और नो? ठीक है, बोलो हाँ या ना? Yes, इसको ma'am. हम रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मुझे मान लो यूनिट निकालनी हो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी लिखनी हो, तो क्या होगी? देखना एक बार, इसमें बड़े आसान आसान फॉर्मूले है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो, रो क्या होगा? आर ए बाय एल। यस और नो? Yes, ma'am. आर ओम, सीजीएस में ले रही हूँ, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होगी? सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। यस और नो? यस मैम। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये आती है कि रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर मैं मान लो मैंने बोला कि लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. कि रेजिस्टेंस इज अ, या मैं बोलूं रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस when separation between 2 electrode is 1 centimeter and जो common area of cross section होगा, जो प्लेट्स को आपने डिप किया हुआ है सॉल्यूशन में, that is equal to 1 centimeter square. Yes or no? ठीक है मैम, ये चीज ठीक है। अब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है करंट के फ्लो होने में रुकावट आना, कोई चीज है जो बाधा डल रही है। जैसे अगर तुमने एरिया ज्यादा किया, रेजिस्टेंस कम हुआ, लेंथ अगर कम की तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। यस और नो? ठीक है,
तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, या मेटेलिक की बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक की, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक से डील करने वाले हैं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर मेटेलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, मतलब कितना इजिली करंट पास हो जाएगा, कितना इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जितनी आसानी से होगा उतना आपका कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? बोलो। यस मैम। मैम। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि R इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको रिवाइज भी करा दूंगी, बहुत इजी है, गैल्वेनिक सेल से बहुत आसान है, तुम्हें फील भी हो जाएगा। R इज इक्वल टू रो एल बाई, बट आपको पता होना चाहिए कि एक एक मतलब क्या है इसका, L क्या है, A क्या है, रो क्या है, R क्या है, इनकी यूनिट क्या। कई बार तो यूनिट पे सवाल आ जाता है बच्चों, सोचो यूनिट पे सवाल आए हुए हैं भाई 2023-22 में, ठीक है। तो मैंने इसको ये लिखा था, अगर तुम इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या लिखोगे? 1/R 1/रो इंटू A/L, ये लिखोगे, यस मैम। ठीक है। तो 1/R क्या होता है? G होता है, कंडक्टेंस को हम G से दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना। मैम जो कैपिटल जी है वो कंडक्टेंस है कि कंडक्टिविटी? ना, अभी कंडक्टिविटी मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, कंडक्टिविटी में पढ़ाऊंगी, राइट। अभी कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस बता दो। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? तो कैपिटल जी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा जी की? बोलो। ओम इनवर्स, और जिसको हम साइमन भी बोलते हैं, जिसको हम मो भी बोलते हैं, MHO, है ना। ज्यादातर ये यूज होती है ओम इनवर्स और साइमन, ये आप याद रखेंगे। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, ठीक बात है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे। ध्यान से सुनो, एक रेजिस्टेंस है R, एक रो है जिसको हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, एक मेरे पास कंडक्टेंस है जिसको मैंने G बोला। अब मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी को बेटा हम K से दिखाते हैं, K लिख के इसको ऐसे कर्व कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कप्पा। आप इसको K बोल दो, कप्पा बोलना है, कप्पा बोल दो, वैसे इसको कप्पा बोलते हैं, राइट। तो बस K को लिख के ऐसे इसको कर्व कर दो, कोई इसके नंबर नहीं काट रहा, तुम K भी लिख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। अब इसका हम डेफिनेशन भी समझेंगे कि क्या है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपना रेजिस्टिविटी क्या था मैम? क्या था? रो था। तो कप्पा क्या हो जाएगा? 1 रेजिस्टिविटी हो जाएगा। देखना एक बार, यस और नो, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी कप्पा की अगर हम देखें तो? पर ओहम। यहाँ पे ये किसमें थी? ओम सेंटीमीटर। अगर मैं CGS में ले रही हूँ तो यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। SI में ले रहे हो तो साइमन मीटर इनवर्स। यस और नो? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक मैंने एक फॉर्मूला और दोबारा से लिखूं, 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू क्या था इसमें? A/L था, हाँ या ना? ठीक है। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखना। Yes, Can I ma'am. write this? Yes. Yes, ma'am. देखो इसको कुछ नहीं किया, एक काम करो, रो को यहाँ ले जाओ, R इंटू A/L, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो। यही कर रहा है बस, मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। चलो मैम ठीक है, लिख दो फिर। तो अब यहाँ से क्या एक फॉर्मूला बना हमारा, देखना इधर, आपको मैं मार्क करा दूंगी कौन से फॉर्मूले याद करने। 1/ρ किसके बराबर होता है मैम, कप्पा के बराबर। 1/r किसके बराबर होता है, जी के बराबर। और ये क्या है, L/A है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है, कंडक्टिविटी, कप्पा, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये क्या है, कंडक्टेंस। और ये क्या है, L/A। L/A होता है मेरा बेटा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और फॉर अ गिवन सेल, सेल L/A क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो लेट से मेरे पास दो बच्चे हैं, किसी का भी नाम ले लेती हूँ मैं, मान लो एक मेरे पास हरनूर है और एक अपने पास प्रांशुल है, ठीक है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, राइट। उनको क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली वो क्या लेंगे, उनके पास जो एपरेटस है दैट इज कंडक्टिविटी सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, ठीक है। पहले हरनूर गई एक्सपेरिमेंट करने, तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ होगी उसकी वो फिक्स होगी और उनका एरिया फिक्स होगा, यस और नो। प्रांशुल भी क्या करने गया है, सेम एक्सपेरिमेंट उसी अपरेटस पे करने गया है, यस। बेशक दोनों का सोल्यूशन अलग है, लेट से हरनूर का NaCl है, उसका कुछ और है, KCl है, हाँ। तो उसने, प्रांशुल ने भी अब सेम अपरेटस पे किया, तो उसका L/A चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, यस और नो, बोलो भाई। तो नोट करके लिखो यहाँ पे, फॉर अ गिवन सेल, फॉर अ गिवन सेल L/A कांस्टेंट, यस और नो। ये आपको मिल जाता है वहां पे, क्या बोलते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, कंडक्टिविटी सेल पे L/A की वैल्यू वहां पे लिखी होती है कि ये है। मैं अभी आ रही हूँ, रुको 2 मिनट। अब इसमें बात ये आती है कि हम कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। देखो L/A अगर आपको पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब कंडक्टेंस डायरेक्टली मेजर नहीं करोगे, पहले आप रेजिस्टेंस मेजर करोगे। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, या पता नहीं पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा आप लोगों ने। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसका इतना काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे उसको। तो वहां से रेजिस्टेंस निकल जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकल जाएगी, L/A हमें पता होगा और कप्पा यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा 10th में ही पढ़ लिया था क्या उसमें, फिर ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर कंडक्टिविटी वहां से मेजर कर सकते हैं। और बुक्स में जो है L/A को G* से भी लिखा जाता है, बुक्स में L/A को G* से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आप एक बार देख लो। एक तो ये वैसे मैंने सारे यही लिख दिए। एक कप्पा आप ध्यान रखो, 1/रेजिस्टिविटी होता है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A होता है, और यू कैन से कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G*, और किसी भी गिवन सेल के लिए L/A क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। आपका रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, या आप इसको साइमन बोल सकते हो। इतना क्लियर हुआ। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमें कंडक्टिविटी को और डेप्थ में जाके पढ़ना है। तब तक आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। मैम अब क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? ठीक है मेरा बेटा, थोड़ा सा कप्पा को और अच्छे से पढ़े। यशराज बोलो, हनूर, Yes. हाँ Yes, बोलो ma'am. बोलो, बोलिए। एमी कर रखा है क्या हाथ खड़ा? नहीं चलो। मैम, मुझे पूछना था कि हाँ बोलो बोलो। हमने पढ़ा है कंडक्टिविटी जो होती है रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का, वैसे मैम कंडक्टिविटी होती क्या है? वही पढ़ा रही हूँ अभी।
वही पढ़ा रही हूँ, कंडक्टिविटी होती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों, तो समझ लेते हैं कंडक्टिविटी होती को। ये तो फॉर्मूला है कि कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ये तो फॉर्मूला का रट्टा मारना है। बट एक्चुअल में कंडक्टिविटी होती है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक बार बताओ, आपके पास जो कप्पा का फॉर्मूला था वो क्या था? G इंटू जी स्टार था, यस और नो? यस मैम। तो एक काम करो, मैथमेटिकली कैन आई राइट दिस? L से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और L से डिवाइड कर देती हूँ। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब एरिया इंटू लेंथ आपका क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा, है ना? यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब मैंने क्या बोला, अगर मेरा लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेरा वॉल्यूम किसकी बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml के बराबर। यस और नो? तो बेसिकली जो कंडक्टिविटी है, यहाँ पे देखना एक बार, ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा ये। तो बेसिकली बेटा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ही होती है। लेकिन किसकी कंडक्टेंस होती है? 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है। क्या बोली मैंने? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। मतलब मैं ये कह रही हूं कि जो लेंथ होगी, जो सेपरेशन होगा बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड जो एरिया होगा दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे तुम्हें यहाँ पे पिक्चर में दिख पा रहा है बच्चों, जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने रख रखी हैं, दिख रहा है सभी को आपको? देखो, ठीक है। मैंने इसका क्यूब बना के दिखाया हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है। तो इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप सभी बच्चे लिखेंगे। लिखो यहाँ पे कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लिखो यहाँ पे लिख देती हूँ, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कहाँ पे फिल होगा? फिल्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, filled between 2 parallel electrodes या plate at a unit distance। उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है? डजंट मैटर, हमें बात करनी है बस 1 ml सॉल्यूशन की। तो जो 1 ml सॉल्यूशन है उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है, मतलब उनमें कितने आयंस हैं, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यस और नो? तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी, पूरे सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है डजंट मैटर, उस 1 ml सॉल्यूशन में कितने आयंस है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड कप्पा एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी। रिपीट कर दो। मैं बोल रही हूँ 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे और उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्योंकि कप्पा हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफाई कर दिया हमने कितना वॉल्यूम? 1 ml वॉल्यूम। दैट इज व्हाई कंडक्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। यस और नो? डिपेंड नहीं करता कि आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, हमें सिर्फ उस 1 ml सॉल्यूशन की बात करनी है जिसमें आयंस प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम डाउट, हाँ जी, जो के है वो कैपिटल जी के इक्वल कैसे आ गया? जब लेंथ आप, यही तो बता रही हूँ इतनी देर से, जब आप लेंथ 1 सेंटीमीटर ले रहे हो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो, तो कप्पा जी के बराबर नहीं आएगा।
तभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन. कंडक्टिविटी इज नथिंग, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन. ठीक है, तो जो 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. मैम जो ऊपर 2L है वो तो वैसे ही है. अरे मेरा बेटा, मैंने ना आपको क्या करके दिखाया, इसमें L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड किया तो A इंटू L वॉल्यूम बन गया ना. वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब और L कितना है 1 सेंटीमीटर, तो कप्पा G के बराबर नहीं आ गया? सोचो. राइट. चलिए ठीक है जी. ओके, एक एग्जांपल आपको मैं करके दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे. पहले मैं करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप भी कर सकते हो. क्वेश्चन देखिए, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं कौन कौन से हमें चाहिए इसमें. आइए, एक आपको फॉर्मूला चाहिए कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. G स्टार इज व्हाट? L बाय A, है ना. और इसको और कैसे लिख सकते हो 1 बाय रो. G क्या होगा 1 बाय R इंटू L बाय A. बस इतने फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, देखा जाए तो हमें यही याद होना चाहिए बस. चलो अब, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl. कंडक्टिविटी वो सेल, जो कंडक्टिविटी सेल है वो वाला एपरेटस है जिसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो. यस और नो? जिसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करते हो, अटैच करते हो और वहां पे आप रेजिस्टेंस मेजर करते हो. रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें कितना सोल्यूशन है KCl का, कंसंट्रेशन क्या है 0.001 मोलर है इतने टेम्परेचर पे, और रेजिस्टेंस है 1500 ओम. आपको सेल कांस्टेंट बताना है. व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1.46 into 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. हमेशा क्या करना चाहिए, हमें जो गिवन है वो लिखना चाहिए. परमिंदर जी, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो आपको गिवन है वो पहले लिखिए. R कितना दिया हुआ है 1500 ओम. क्लियर है सबको? सेल कांस्टेंट हमें निकालना है. और आपको कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा क्या दी हुई है, यूनिट सिर्फ पहचान लो. अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, यूनिट से देखो. यूनिट किसकी है ये? चैट में लिखो सारे बच्चे, किसकी यूनिट है ये जल्दी. जो बच्चे, हश्मिता यू आर नॉट एक्टिव इन माय क्लास. ये परमिंदर यू ऑल्सो, प्रवीण यू ऑल्सो. कुछ बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है क्लास में. क्या करने आ रहे हो फिर तुम लोग? एक बच्चा एक ही बार लिखे ताकि समझ में आए. कप्पा की यूनिट है, वेरी गुड. तो कप्पा कितना दिया हुआ है 1.46 into 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. निकालना क्या है L बाय A. कौन सा फॉर्मूला मैम? हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. कप्पा क्या होगा, G तो दे नहीं रखा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो. क्या निकाल लो, निकाल लो. तो कप्पा इंटू R क्या आ जाएगा L बाय A. आ गया. तो कप्पा आपको 1.46 into 10⁻³ सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है 1500 ओम. ओम को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइमन इनवर्स लिख सकती हूँ क्या? तो आपके पास आ जाएगा L बाय A. तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, कितना आ रहा है सोल्व करके देखो. 146 into 15, ये आ जाएगा 2190 into 10⁻³ या you can also say 2.19 centimeter inverse. This will be your final answer. आ गया आंसर. आ गया. अंकिता, अक्षिता आ गया. Yes. कार्तिक आ गया. यस मैम. Yes. कमल, करणवीर, यस मैम. यस पूर्वांशी, यशिका, भवानी, वेरी गुड. यस मैम. ओके. नितिश, नितिन यस मैम. हो गया. आरुषि,
यस मैम। चलो ठीक है, समझ आया। तो उसने रेजिस्टेंस दे दी, कप्पा दे दिया, L/A निकलवा लिया। ठीक है, हाँ जी बोलो। मैम इसमें जो साइमन वर्ड्स लिखा है वो इसके यूनिट्स लिखे हैं। हाँ यूनिट है मेरा बेटा। जैसे आपका क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आपका वो जो था जी क्या था, 1/R था ना, दैट इज ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स को मैंने, ओम इनवर्स को आप साइमन बोलते हो। अगर ओम होता तो क्या लिखती, साइमन इनवर्स, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो साइमन इनवर्स से साइमन कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है बात मोलर कंडक्टिविटी की। बहुत ही आसान टॉपिक है ये सारे। देखो बात आती है कंडक्टिविटी क्या थी, तुम सिंपल भाषा में बोलो मैम कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है, लेकिन एक ml सॉल्यूशन की। इज दैट क्लियर? यस मैम। तुमसे कोई पूछे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर मतलब 1 मोल की बात होगी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यस और नो? तो इसमें वॉल्यूम का कोई नहीं है कि मान लो लेट से तुम्हारे पास 1 लीटर वॉल्यूम है, सपोज 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। आया ना? तो मैम इसमें 1 मिलीलीटर की कंडीशन नहीं होगी? हाँ मोलर है ना मेरा बेटा, मोलर। और इसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से। ऐसे वाला लैम्डा नहीं दिखाते, बड़े ये, इसको मैं बोलती हूँ, देखो मेरा बोलने का तरीका है, इसको मैं बोल दूं छोटा लैम्डा इसको, और ये जो है बड़ा वाला लैम्डा है। ठीक है, तो इसको हम मैं बड़े वाले लैम्डा से दिखाऊंगी, और एम स्टैंड्स फॉर मोलर। ठीक है, अगर तुम इसकी ये वाली डेफिनेशन में दूसरी वाली डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। मैं एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, लिखो सारे बच्चे, लिखो। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, वो आसान है थोड़ी, वैसे तो ये भी आसान है, लिखो। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ही है। कौन से सोल्यूशन की? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट filled between 2 parallel electrode, filled between 2 parallel electrode at a unit distance apart, या लिख लो of unit distance apart, and large enough to accommodate complete volume. मैम ये समझ नहीं आया। इतना ध्यान रखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ये समझ में आ गया? तो ये लिख लो। ठीक है, बात वहीं खत्म। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे बहुत रॉकेट साइंस नहीं बोला, वो मैं चीज ऑलरेडी ऊपर बोल चुकी हूँ, बट इट्स ओके। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको, अच्छा अभी तक क्या फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया ना मैंने आपको, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू L/A पढ़ाया, बोलो। यस यस मैम। अब एक काम करो, इसको वही कर दो, मल्टीप्लाई कर दो L से और डिवाइड भी कर दो L से। ये अच्छा तरीका होता है डेफिनेशन को बताने का। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बोला मेरा बेटा, A इंटू L क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, और ये L स्क्वायर। यस और नो? मैंने जो लेंथ Yes. बोली वो कितनी बोली, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ कितनी बोली मैंने, 1 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो कप्पा क्या आ गया, G/V आ गया। बोलो हाँ या ना? या मैं Yes, G को ma'am. क्या लिख दूं, कप्पा इंटू V बोल दूं? प्लीज कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। तो एक बात बताओ, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टेंस ही है। जब लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिल किया गया है। यस और नो? क्या मैं बोल सकती हूँ ये कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ही कहलाएगी? कंफर्म करो।
यस आप मोलर कंडक्टिविटी बोल दो या मोलर कंडक्टेंस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका गलत नहीं कर रहा कुछ भी। ठीक है, बोलो भाई। आ गया ये कप्पा इंटू वी? प्लीज बताइए मुझे, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बोलो बोलो भाई। यस मैम। ठीक, यस मैम आइए अगर मैं बात करूं इन सीजीएस यूनिट में बात करूं, तो जो मेरी कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में होगी। अगर मैं कंसंट्रेशन यूनिट की बात करूं तो क्या है, मोल पर लीटर होती है, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किसमें, सॉरी, सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, हाँ या ना? यस मैम। यस और मैम 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 ml, और 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में मैं सेंटीमीटर ले रही हूँ। तो मुझे क्या बात करनी है, कंडक्टेंस की बात करनी है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय सी। यस और नो, बोलो भाई। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा, कप्पा इंटू वी था ना, तो कप्पा इंटू 1000 बाय सी। यस और नो? और ये सी क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी। ओके मैम ठीक है, वैसे इसको मैं दोबारा बताऊंगी क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन यस क्लास का आपका नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया है। तो यहाँ पे जो लेमडा एम की यूनिट आएगी दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कप्पा होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर। ठीक है जी, ठीक है। मैंने इस लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तभी वहां पे ऊपर 1000 आया हुआ है, सो दैट आपकी जो लेमडा एम की यूनिट है वो कितनी आ जाए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो अभी आप इतना ही करिए, जो डाउट होता है वो पूछ लेना मेरे से। बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल हर्षित सर वाली क्लास मैं लूंगी तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, राइट? मैम ओके थोड़ा मैम। हाँ जी बेटा। मैम जब आप फैक्टर्स बता रहे थे उसमें जो सेकंड